राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शक जताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों के अंदर एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 13 अमेरिकी सैनिकों की भी जान चली गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर ISIS खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा भी किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में उस ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए, जिसने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए एक फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली थी। काबुल ब्लास्ट में 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हमले की खास बात यह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हमला करने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को सचेत रहने की हिदायत दी है, क्योंकि हमले फिर हो सकते हैं। ISIS से बाइडेन का बदला। IS के ठिकाने पर हवाई हमला। काबुल धमाके के 48 घंटे के अंदर हमला। अमेरिका की सेना ने शनिवार को इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमला किया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले के 48 घंटे से भी कम वक्त के भीतर ही अमेरिका ने बाकायदा चेतावनी देकर IS के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर जो आत्मघाती हमला हुआ था, उस धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 78 अफगान मारे गए थे। और हैरानी की बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद ISIS खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। इस हमले से बहुत पहले बाकायदा चेतावनी भी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन हमलावरों को ललकारा था कि काबुल एयरपोर्ट पर जो कायराना तरीके से धमाका करके अमेरिकी और अफगान फौजियों को मारा गया है, उसके लिए हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि घर में घुसकर मारा जाएगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 फिदायीन हमले हुए थे। धमाकों में 170 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक और 2 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। वहीं 1276 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इस घटना के बाद ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि समय आने पर आतंकियों को अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका इसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उसे सजा देगा। कोई शक नहीं कि ये
अमेरिकन का इतनी फजीहत हुई है, जिस तरह का विड्रॉल वो कर रहे थे, उसमें इतना तो बाइडेन साहब को करना था कि उन्होंने आईएसआईएस के ऊपर इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करके हमला करके ये विश्व को दिखाना चाह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने उसका बदला लिया है। ये बेसिकली उनके अपने डोमेस्टिक जो उनके लिसनर हैं और इंटरनेशनल जो उनके सपोर्टर हैं उसको सुनने के लिए है। अमेरिका ने ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान के बाहर किसी अज्ञात स्थान से अंजाम दिया है। इससे संकेत साफ है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद भी आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना सकती है। अफगानिस्तान में खूनी खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरह से कि आप पंजशीर वैली में आप देख रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो गए हैं अपने मसूद साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग जो तालिबान के खिलाफ हैं, उनके ज़बरदस्ती जो उन्होंने टेक ओवर किया ये गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ हैं, वो वहाँ उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है नहीं। इसी बीच काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने को कहा गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से एबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने को कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भीड़ वाली जगहों से भी दूर रहने को कहा है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब भी करीब 5,400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का ये बयान काबुल ब्लास्ट के एक दिन बाद आया है। इस दौरान अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 4,500 लोग मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई दिया। धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सच है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने के फैसले के बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गया था और जैसे जैसे अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, तालिबान अपने तेज कदमों से समूचे अफगानिस्तान को रौंदता हुआ काबुल पर काबिज हो गया था और उसके बाद से ही अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इस्लामिक स्टेट पर हुए इस ताजा हमले के बाद अब ये साफ हो गया है कि अमेरिकी सेना के वापस लौटने के बाद अमेरिकी फौज आतंकियों के ठिकानों पर और भी ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से बातचीत की। फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले पर भी चर्चा हुई। इस आतंकी हमले में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इसके अलावा दोनों नेताओं ने यूएन में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने पर चर्चा की। यही नहीं, ब्लिंकेन और एस जयशंकर ने अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी और रिश्तों को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। भारत की बेटी ने एक बार फिर टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का नाम रोशन करते हुए एक नया इतिहास रचकर गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखना शुरू कर दिया है। पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस के सिंगल्स सेमीफाइनल में भाविना पटेल ने चीन की खिलाड़ी की चुनौती को चकनाचूर करते हुए फाइनल में जगह बनाकर न सिर्फ एक मेडल पक्का कर लिया, बल्कि अपने लिए गोल्ड मेडल की उम्मीद भी जगा दी। ये जीत इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि आज तक पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत की किसी भी खिलाड़ी ने चीन की खिलाड़ी की चुनौती को तोड़कर फाइनल तक का सफर नहीं तय किया था। टोक्यो में भारत की बेटी ने फिर रचा इतिहास। पैरालंपिक्स में भाविना पहुंची गोल्ड के पास। भारत की बेटी ने दी चीन की खिलाड़ी को शिकस्त। फाइनल में पहुंचकर देश का दिल जीता भाविना ने।
भाविना पटेल ने देश की भावना को नए एवरेस्ट पर पहुंचा दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में अपने शानदार खेल की बदौलत भाविना ने इतिहास रच दिया है और इतिहास की एक नई इबारत लिखने के साथ साथ उस सुनहरे पल के बेहद करीब पहुंच गई हैं, जिसके करीब पहुंचने का सपना हर खिलाड़ी की आंखों में बसता है। भाविना की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को देखकर आसानी से हो जाएगा। सचमुच भाविना ने पूरे हिंदुस्तान का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है और भाविना की ये कामयाबी उस वक्त और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब ये बात सामने आई कि भाविना ने अपने बेहतरीन खेल से खेलों के पावर हाउस कहे जाने वाले चीन की खिलाड़ी को शिकस्त दी। इससे पहले कि हम भाविना के खेल के बारे में कुछ और बताएं, पहले आप खुद भाविना से उनके दिल का हाल सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रही और ऐसे ही हमारे भारतवासियों का प्यार बना रहा तो गोल्ड भी मैं जीत के आ सकती हूँ। जब इस प्रतियोगिता में आए थे, पैरालंपिक्स में आए थे, तो आपको मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, जस्ट मैंने वही सोचा था कि मुझे जो भी मैच आए वो उसमें 100% देना है और मैं बस वही देती जा रही हूँ और अगर जब 100% देते हैं तो मेडल अपना बनता ही है। और अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मेंटली रेडी हूँ, इसमें भी बस मुझे अपना 100% देना है। टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस के सिंगल्स के सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर भाविना पटेल ने सोने के पदक की तरफ अपनी मजबूत दावेदारी बढ़ा दी है। टोक्यो पैरालंपिक्स के टेबल टेनिस महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भाविना पटेल ने चीन की जेंग मियाओ को 3-2 से हराया। 34 साल की भाविना बेन अब गोल्ड से बस एक कदम की दूरी पर है। सेमीफाइनल में भाविना पटेल ने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 खिलाड़ी मियाओ को मात दी है। बेहद ही कड़े मुकाबले में भाविना पटेल ने मियाओ को 3-2 यानी कि 7-1, 1-11, 11-4, 9-11 और 11-8 से हराया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भाविना पटेल ने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला मेडल पक्का कर दिया है। अभी टोक्यो पैरालंपिक का मेरा सेमीफाइनल चल रहा था और उसमें मेरा मैच चाइना के साथ था। मेरे अपोनेंट का नाम है जेंग मियाओ और उसके साथ मैं डिसाइडर गेम में जीती हूँ और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बना है कि किसी इंडियन ने चाइना को बीट किया है। और आखिर किस लिए भाविना को गोल्ड के इतने नजदीक माना जा रहा है, उसके लिए खुद भाविना की एक जिद है। ये भाविना पटेल की जिद का ही कमाल है कि आज सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद गुजरात के मेहसाणा के एक छोटे से गांव में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि इस गांव की बेटी ने 7 समंदर पार जाकर पूरे देश का नाम रोशन किया। भाविना की ये कामयाबी हर लिहाज से बहुत बड़ी है और उनकी शानदार कामयाबी का पता देश के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट से भी लगता है। भारत की पैरालंपिक कमेटी के लिए भी ये किसी बड़े तमगे से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आज रहा है भाविना की तरफ से। सुपर प्राउड, एक व्हीलचेयर पैरा एथलीट, देश के लिए पहला मेडल टेबल टेनिस से और टोक्यो 2020 से। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हूँ। महिला इतिहास रचे जा रही हैं। भाविना पटेल अब गोल्ड मेडल को अपने नाम करने के लिए 29 अगस्त को मैदान में उतरेंगी। फाइनल में भी भाविना के सामने चीन की चुनौती होगी। भाविना को फाइनल में चीन की झाओ यिंग से भिड़ना होगा। भाविना पटेल से पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी पैरालंपिक गेम्स में टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल का सफर तय करने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन अब भाविना के पास भारत की झोली में गोल्ड डालने का मौका है। फिल्म अभिनेता अरमान कोहली को घर में ड्रग्स रखने के आरोप में मुंबई से हिरासत में लिया गया है। एनसीबी का दावा है कि अरमान कोहली के घर में ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर लाया गया था, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। खबर है कि जब एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापा मारा, उस समय भी वो नशे में थे। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक की दूसरे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें हाईवे की दोनों लेन में गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ती नजर आई। इतने में दाहिनी तरफ की लेन से आ रहा एक बड़ा ट्रक दूसरी लेन में जाने के लिए मुड़ा। इससे पहले कि वो ट्रक दूसरी लेन में जा पाता, उस लेन में आ रहा एक तेज रफ्तार छोटा ट्रक उससे भिड़ गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बड़ा ट्रक अपनी जगह से खिसकते हुए कुछ दूरी तक चला गया।
अच्छी बात ये रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी दोनों ट्रक सड़क पर पलटे नहीं। इस टक्कर के बाद वहां धीरे धीरे गाड़ियों का जैम लगना शुरू हो गया। दूसरी लेन में कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी और घायलों का हाल जानने पहुंच गए। बाकी लोग हाईवे से गुजरते रहे। बताया गया कि इस हादसे में छोटे ट्रक का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग में कांग्रेस हाईकमान परेशान है। साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। सीएम भूपेश बघेल विधायकों की दिल्ली परेड करवाने के बाद रायपुर पहुंचे हैं। वहीं सिद्धू के तीखे तेवर पर कांग्रेस नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने शनिवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मामले की रिपोर्ट भी सौंपी। एक 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय अंतर कलह से जूझ रही है। बीते 2 साल से पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल सका और सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष हैं। केंद्रीय नेतृत्व के संकट के साथ साथ अब 2 राज्यों में भी कांग्रेस कलह से जूझ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंप दी गई, लेकिन सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग अभी शांत नहीं हुई है। सिद्धू ने पार्टी आलाकमान को सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर फैसलों में रोड़ा अटकाया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी पार्टी में आवाज उठी तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने विधायकों सहित दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पंजाब में सत्ता और शक्ति का संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस ने संगठन की कमान सिद्धू के हाथों में सौंपी, लेकिन सिद्धू के एक वीडियो ने कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी नाराजगी को अब जमाने के सामने ला दिया है। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक भी सिद्धू के इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सीधा निशाना सिद्धू पर और संदेश आला कमान के लिए कि आखिर एक नेता को इतनी छूट क्यों, उस पर इतनी कृपा क्यों। सिद्धू के इस बयान पर कांग्रेस में घमासान मच गया है। ये जो शब्द है मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के कल्चर के शब्द नहीं हैं और वैसे ही अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, बड़ी विशाल पार्टी है, कांग्रेस का हृदय बड़ा विशाल है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें हृदय में शेक हो। और कांग्रेस की ईंट बजाने वाली बात करना ये कोई शोभता नहीं है। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने में राज्य के प्रभारी हरीश रावत महीनों से लगे हैं, लेकिन गिरह सुलझने की बजाय और उलझती ही जा रही है। शनिवार को रावत ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और पंजाब की हालात पर चर्चा की। मैं तो जो है कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन जो भी है जो सोनिया जी के सामने रखा है मैंने पूरी पिक्चर को, उसके बाद जो उनका मार्गदर्शन होगा, जो उनका आज्ञा होगी वो करेंगे। मैं कौन क्या शेर व शायरी कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं, उन सब पर टिप्पणी करने के लिए थोड़ी। हरीश रावत ने इशारों में पंजाब प्रभारी पद छोड़ने तक की भी पेशकश कर दी। मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा, मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो। पंजाब का मसला तो सुलझ ही नहीं रहा। उधर छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव के खेमे ने भूपेश बघेल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। टीएस सिंह देव का खेमा 2.5 साल सीएम वाले फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रहा है। इसीलिए भूपेश बघेल को दिल्ली में विधायकों की परेड कराकर अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा और राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की।
शनिवार को बघेल रायपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा। तो ये पब्लिक है जो लोग भूपेश बघेल के समर्थन में आए, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो भूपेश बघेल ही रहेंगे और भूपेश बघेल को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। फैसला आला कमान ने कर लिया है। भूपेश बघेल के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में इसी तरीके से एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक जगह जगह पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में रोटेटिंग सीएम की बात कही थी और यही बात अब कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में मुसीबत का कारण बन गई है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं सब चंगा सी। आप लोग जो कहते हैं 2.5 साल का फार्मूला, कहीं इस तरह का कोई फार्मूला नहीं था और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे किसान खुश है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला और युवाओं में जो खुशी की लहर चल रही है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। 5 साल हैं, आगे 20 साल रहेंगे। कि चाहे टीम इंडिया हो या इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, वर्ल्ड में कहीं का भी टीम हो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और जीत हासिल होती है, अच्छा गेन कर रहे हैं, तो उस टीम को छेड़छाड़ थोड़ा ना किया जाता है। रायपुर पहुंचे भूपेश बघेल के अंदाज से भी लगता है कि जैसे उन्होंने राहुल गांधी को मना लिया है। हमारे विधायक और मंत्रियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को सीएम भूपेश बघेल टाल गए और उन्होंने कहा कि मुलाकात में लंबी बातचीत हुई और राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया गया, जिसमें वो यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कांग्रेस की इस कलह पर विरोधी अपना रस ले रहे हैं। पार्टी के सनकी सुरूर और सामंती गुरूर ने जो है उनको मुल्क से मोहल्ले में समेट दिया। अब मोहल्ले के भी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ मिस्त्री अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा के फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धाराशायी होने में देर नहीं है। देश में कांग्रेस अब तक की सबसे कमजोर हालत में है। जब केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी को खड़ा करने के लिए ताकत झोंकनी चाहिए, उस दौर में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से संगठन और कमजोर हो रहा है। एमपी के नीमच में आदिवासी युवक को पिकअप वैन से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल है। आरोपी के आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने सरेआम पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 8 आरोपियों की पहचान का दावा किया गया है, जिसमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिस पिकअप वैन से युवक को बांधकर घसीटा गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराएं भी उसमें लगाई गई है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसमें एक सरपंच पति भी है, महेंद्र गुर्जर करके, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आदिवासी युवक की इस घटना में मौत हुई है, किस तरीके से युवक के साथ बर्बरता की गई है, ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जहां पर आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने, आप देखिए, ट्रक से घसीटा और इसको लेकर के कांग्रेस ने अब प्रदर्शन किया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं।